नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार ठाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, हमें आगे बढ़ाएं और दूसरों को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, दुर्ग के लगभग 3 टॉपिक हो चुके हैं हमारे, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो दुर्ग पढ़ेंगे हम, सबसे पहले दुर्ग का नाम है आपके नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग, देखो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो देखो जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में 1734 में इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। पहली बात, क्यों करवाया गया तो याद रखना। ठीक है, मराठों पर नजर रखने के लिए, नजर रखने के लिए, सीधी सीधी बात, ये तो आपको याद होना चाहिए। जयपुर में है, पहली बात। ठीक है, सेकंड बात क्या है तो याद रख लेना, 1734 1734 में, ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया, मराठों पे नजर रखने के लिए, क्योंकि बूंदी विवाद चालू हो जाता है सवाई जयसिंह के समय। पहली बार बूंदी के विवाद के कारण मराठे 1729 में राजस्थान में प्रवेश करते हैं, कारण सवाई जयसिंह होता है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कहाँ तो जयपुर में 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों पे नजर रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नाम क्या है, नाहरगढ़। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो याद रख लेना, इसकी आकृति कैसी है तो मुकुट के समान है। आकृति मुकुट के समान। ठीक है, एक थोड़ा सा और अगर याद रखो कि भाई इसका आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो आधुनिक स्वरूप जो दिया गया है ना, वो राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया 1868 में। 1857 में शासक होता है राम सिंह सेकंड, और उसके 11 साल बाद, ठीक है, इसी नाहरगढ़ को आधुनिक स्वरूप देता है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आ जाए कि नाहरगढ़ का आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया 1868 में। जबकि निर्माणकर्ता कौन है, सवाई जयसिंह है। ठीक है, कुछ इसके अन्य नाम देख लो। ठीक है, अन्य नाम क्या है तो इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे महलों के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महलों का दुर्ग। इसे मिठड़ी का किला भी कहा जाता है। मिठड़ी का किला। इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। इसे जयपुर की आंख भी कहा जाता है। जयपुर की आंख, जैसे मेवाड़ की आंख जो है वो कटारगढ़ को कहा जाता है, उसी प्रकार जयपुर की आंख नाहरगढ़ को। क्योंकि आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि किस पे नजर रखने के लिए, मराठों पर नजर रखने के लिए बनाया गया। बहुत ऊंचा महल है, बहुत ऊंचा दुर्ग है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो कुल मिला के नाहरगढ़ की अगर बात की जाए, जयपुर में 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों पर नजर रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। पहली बात। सेकंड खास बात क्या है तो याद रख लेना, ठीक है, इसकी आकृति किसके समान है, मुकुट के समान है। ठीक है, थर्ड खास विशेषता क्या है इसकी, तो आधुनिक निर्माण जो है, ठीक है, वो राम सिंह सेकंड के द्वारा 1868 में करवाया गया। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है तो सुदर्शनगढ़ नाम है। ठीक है, महलों का दुर्ग कहा जाता है, मिठड़ी किला कहा जाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहा जाता है, या फिर जयपुर की आंख कहा जाता है। अच्छा देखो, इंपोर्टेंट खास विशेषता क्या है, यह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर सुदर्शनगढ़ मंदिर है, सुदर्शन मंदिर है। सुदर्शन मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन मंदिर होने के कारण, ठीक है, इसे सुदर्शनगढ़ कहा गया। क्या कहा गया, सुदर्शनगढ़
कहा गया, पहली खास विशेषता। तो बोले इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ गया? तो नाहर बेसिकली अगर बात की जाए ना, तो नाहर एक भूमिया था। नाहर एक क्या था? भूमिया। भूमिया समझते हो? भूत, भूत प्रेत कहते हैं ना हम, वो। कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जब करवाया जा रहा था, तो कहते हैं कि जितना इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता था, और अगले दिन जब कारीगर चले जाते थे निर्माण करके, तो जब वापस आते थे तो जितना निर्माण किया उतना टूटा हुआ रहता था। फिर क्या करवाया जाता था अगले दिन, फिर वापस कारीगर आए तो टूटा हुआ रहता था। तो बोले ये दुर्ग बन ही नहीं पा रहा था, बार बार टूट जाता था। तो कहते हैं सवाई जयसिंह के दरबार में अगर बात की जाए तो एक वो था, क्या नाम है, पंडित था, पुरोहित था, जिसका नाम था पुंडरिक रत्नाकर। पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक रत्नाकर। ये पुंडरिक रत्नाकर जो था ना, इस पुंडरिक रत्नाकर के द्वारा कहते हैं इस नाहर नामक भूमियों को पकड़ा गया, मतलब इस भूत को पकड़ा गया, और उसको बाद में कहते हैं कैद कर कर, ठीक है, आमरगढ़ नामक कोई स्थान है वहां छोड़ दिया गया। लेकिन इस नाहर नामक भूमि से पूछा गया, भूत से पूछा गया रत्नाकर के द्वारा कि तू इसे कब छोड़ के जाएगा? तो बोला जो तुम ये बना रहे हो ना, इसका नाम मेरे नाम पर करोगे तो ही मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। ऐसा कहा जाता है, भगवान जाने ये सही है या गलत है, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है किताबों में, स्टोरी के रूप में जो हम आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं कि इसी कारण उसका नाम था नाहर, नाहर नामक भूमिया था, उसी के नाम पर अगर बात की जाए इसका नाम क्या रख दिया गया? नाहरगढ़ रख दिया गया, ऐसा कहा जाता है। अब बाकी भगवान जाने। तो ये यहाँ पे नाम याद रख लेना आप, पुंडरिक रत्नाकर। ये वही व्यक्ति है जिसने सवाई जयसिंह की ओर से अंतिम राजस्थान का अश्वमेध यज्ञ किया था। ये वही है पुंडरिक रत्नाकर। अंतिम अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह के समय इसी के द्वारा किया जाता है, और इसी के द्वारा नाहर नामक भूमियों को पकड़ा जाता है। ये याद रख लेना। एक थोड़ा सा अगर ध्यान रखो तो एक चीज यहां याद रख लेना, ठीक है, कि यहां 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया गया। 9 एक जैसे महल स्थित है यहाँ पर। बोले किसके हैं? तो सवाई माधो सिंह के। सवाई माधो सिंह की 9 पासवानें थी। कितनी पासवान थी? 9 पासवान। और इन 9 पासवान के रहने के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया गया, ठीक है। किस शैली में निर्माण करवाया गया? तो याद रखना, विक्टोरिया शैली में। कौन सी शैली में? विक्टोरिया शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। विक्टोरिया शैली में निर्मित है। 9 पासवान थी, ठीक है। जैसे एक चंद्र नामक पासवान थी तो उस महल का नाम रख दिया चंद्र महल। एक थी आपके सूरज तो उसका नाम रख दिया सूरज महल। एक थी आपके खुशहाल तो एक का नाम रख दिया खुशहाल महल। तो ये सारे महल यहीं पर स्थित है, चाहे वो चंद्र महल आओ, सूरज महल आओ, या फिर इसके साथ साथ खुशहाल महल आओ, ये सारे यहीं पर स्थित है। तो 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? नाहरगढ़ में। एक थोड़ा सा याद रखो तो एक चीज और याद रख लेना, एक व्यक्ति थे जगत सिंह, ठीक है, सेकंड। जगत सिंह सेकंड जो थे, इनकी पासवान थी, ठीक है, रस कपूर। पासवान रस कपूर। कहते हैं ये अपनी पासवान से बहुत प्रेम करता था, रस कपूर से, ठीक है। कहते हैं आधा साम्राज्य तक इसके नाम पर कर दिया था जगत सिंह सेकंड ने, किंतु रस कपूर ने इसके साथ धोखा करा। इसी कारण से कहते हैं कि इस रस कपूर को, ठीक है, इसी नाहरगढ़ में कैद कर दिया गया, ठीक है, और यहीं पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जगत सिंह सेकंड की जो पासवान थी रस कपूर, ठीक है, उसकी भी इसी नाहरगढ़ में मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ पे कैद कर दिया गया था जगत सिंह सेकंड के द्वारा, क्योंकि धोखेबाजी कर दी थी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये आपके नाहरगढ़ समाप्त, ठीक है। इतना सा है नाहरगढ़। तो एक बार देख लो नाहरगढ़ के बारे में। देखो नाहरगढ़ की अगर बात की जाए तो नाहरगढ़ 1734 में जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों के प्रभाव से बचने के लिए, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, ठीक है। इस दुर्ग की अगर बात की जाए तो मुख्य खास विशेषता क्या है? इसकी आकृति मुकुट के समान है, ठीक है। इसे सुदर्शनगढ़ के अलावा, ठीक है, महल नुमा किला, सॉरी, महलों का किला, महलनुमा आकृति किसकी थी? आमेर की थी। इसे महलनुमा किले के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग,
ठीक है, इसे मिठड़ी के किले के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ किला या जयपुर की आंख के नाम से जाना गया। ठीक है, नाहरगढ़ पुंडरिक रत्नाकर के द्वारा, ठीक है, कहते हैं नाहर नामक एक भूमिया, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए यदि बात की इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। तो ध्यान रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इसके अलावा और क्या खास विशेषता, तो रस कपूर को जगत सिंह सेकंड ने यहीं पे कैद किया और माधो सिंह के द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया विक्टोरिया शैली में अपनी 9 पासवानों के लिए, जिसमें से कुछ महलों का नाम है चंद्र महल, सूरज महल और खुशहाल महल। अजो एक का है आपके, और दुर्ग का नाम है चोमू का किला। चोमू का किला, देखो खास विशेषता क्या है, पहले तो देखो कहाँ है, ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया, और इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया। बस 4 ही चीजें याद रखनी है। जीर्णोद्वार, देखो सबसे पहले कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, पहली बात। ठीक है, इसे रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है, रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रघुनाथगढ़, धारगढ़। ठीक है, इसे चौमुखागढ़ के नाम से जाना जाता है, इसे चौमुखागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये इसी के नाम है, और इसमें से धारगढ़ तो न जाने कितनी बार आ चुका है। तो चोमू के किले को रघुनाथगढ़, धारगढ़ या फिर चौमुखागढ़ के नाम से जाना जाता है। कहाँ है, तो जयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, 1595 से लेकर 1597 के बीच में। ठीक है, तो कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया 1595 से लेकर 97 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम रघुनाथगढ़ क्यों है। इसका निर्माण अन्य नाम रघुनाथगढ़ इसलिए क्योंकि इसका जीर्णोद्वार जो है वो रघुनाथ सिंह के द्वारा करवाया गया। तो इसका जीर्णोद्वार रघुनाथ सिंह के द्वारा करवाया गया, इसी कारण से इस किले का नाम जो है रघुनाथगढ़ भी है। बस इतना याद रखना आपको चोमू के किले में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और इसमें धारगढ़ तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो चोमू का किला जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसे धारगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता है, या चौमुखा किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्ण सिंह के द्वारा 1595 से लेकर 97 के बीच में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, और इसका जीर्णोद्वार रघुनाथ के द्वारा करवाया गया, इसी कारण इसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजो आगे नेक्स्ट जो किला है, और किले का नाम है अजमेर का मैगजीन किला। मैगजीन दुर्ग या मैगजीन किला। देखो सबसे पहले तो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है अजमेर में स्थित है। ठीक है, सेकंड किसने निर्माण करवाया, तो आपको याद रखना है अकबर ने करवाया 1570 में, जब नागौर दरबार लगा था। ठीक है, किस शैली में निर्मित है, तो पूर्णतः मुस्लिम या फिर फारसी शैली में निर्मित है। पूर्णतः मुस्लिम या फिर फारसी शैली में निर्मित है। कौन सा दुर्ग है, मैगजीन। ये एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, एकमात्र। ठीक है, आयताकार है, बिल्कुल चौकोर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। तो अजमेर में है, अकबर के द्वारा 1570 में इसका निर्माण करवाया गया। पूर्णतः मुस्लिम या फिर फारसी शैली में निर्मित दुर्ग है, पूर्णतः मुस्लिम या फारसी शैली में। ठीक है, इसके अन्य नाम देख लो एक बार। अन्य नाम, इसे अकबर के किले के नाम से जाना जाता है, अकबर का किला, या फिर इसे दौलत खाने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। इसे अकबर का किला या फिर दौलत खाने के नाम से जाना जाता है। दुर्ग का नाम क्या है, मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, एक थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जो मैगजीन दुर्ग है ना, ये किस प्रकार का दुर्ग है। ठीक है, तो याद रख लेना ये एक प्रकार का मही दुर्ग है।
या फिर इसे भूमि दुर्ग कह दो, या फिर इसे स्थल दुर्ग कह दो। मतलब क्या है कुल मिला के, ठीक है, कोई पहाड़ी आड़ी पे निर्मित नहीं है। अजमेर में बाजार है, बाजार में बनाया गया दुर्ग है। भूमि पर है, मतलब इसके चारों ओर सिर्फ दीवार है, इसके चारों ओर सिर्फ क्या है, दीवार है। तो वो थोड़ा सा याद रख लेना, पूछा जाता कई बार, ठीक है। अच्छा, और क्या खास विशेषता है इसकी दुर्ग की? तो देखो विशेषताएं दो चार है, जो देख लो यहीं पर। देखो सबसे पहली विशेषता, ठीक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी? रूपरेखा जो तैयार की गई थी ना, वो कहाँ तैयार की गई थी? इसी दुर्ग में की गई थी। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा, क्योंकि ये सेनापति था अकबर का, मानसिंह फर्स्ट। याद रखना, रूपरेखा यहाँ तैयार की गई थी, जबकि प्रशिक्षण मांडल में दिया गया था, मांडलगढ़ में। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी? इसी मैगजीन दुर्ग में की गई थी। सेकंड खास विशेषता क्या है? 1613 से लेकर 1616 तक, ठीक है, जहांगीर जो है यही रहा। 1613 से लेकर 1616 तक, लगभग 3 सालों तक जहांगीर यही रहा। किसको पराजित करने के लिए? अमर सिंह को पराजित कर। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र। अमर सिंह को पराजित करने के लिए एक चीज ये पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? इसी जहांगीर के दरबार में, ठीक है, सर टॉमस रो आया। सर टॉमस रो आया। कौन है सर टॉमस रो? तो सर टॉमस रो वही व्यक्ति है जो अंग्रेजों की ओर से पूर्णतः व्यापारिक संधि करता है, व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त करता है। ये वही है सर टॉमस रो। तो ये सर टॉमस रो इसी जहांगीर के दरबार में मैगजीन दुर्ग में आया था, और 10 जनवरी 1616 वो दिन है जिस दिन सर टॉमस रो को, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। 1908 से अगर बात की जाए तो इसे राजपुताना संग्रहालय घोषित कर दिया गया, राजपुताना संग्रहालय घोषित कर दिया गया। और 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया, संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया, स्मारक घोषित कर दिया गया। और वर्तमान में तो यहाँ पर अभी जो है म्यूजियम चलता है, ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे म्यूजियम लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ पे क्या चलता है? तो वर्तमान में, ठीक है, यहाँ क्या चलता है? म्यूजियम, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो 1857 के क्रांति के समय, ठीक है, ये अंग्रेजों का सत्याग्रह भी था। अंग्रेजों के जितने भी हथियार थे वो यहीं रखे हुए थे, तो अंग्रेजों का सत्याग्रह भी था। तो ये भी याद रख लेना। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। तो मैगजीन दुर्ग की अगर बात की जाए तो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। अकबर के द्वारा 1570 में अजमेर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसे दौलत खाना या अकबर के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मही दुर्ग, स्थल दुर्ग या फिर भूमि दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ अंग्रेजों का शस्त्रालय था, ठीक है। यहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा बनाई गई थी। यहीं पे 1613 से लेकर 1616 तक जहांगीर ने, ठीक है, 3 वर्ष यहीं बिताए थे अजमेर में अमर सिंह को पराजित करने के लिए। यहीं पर सर टॉमस रो को अगर बात की जाए, व्यापार की अनुमति दी जाती है, ठीक है। 10 जनवरी 1616 की घटना है, ठीक है। और 1608 में इसे राजपूता संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया, जबकि 1668 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार आ जाओ, एक दुर्ग जो है, और दुर्ग का नाम है आपके गढ़ बिठली, गढ़ बिठली। देखो क्या है गढ़ बिठली? गढ़ बिठली दुर्ग की अगर बात की जाए तो देखो सबसे पहले कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में एक पहाड़ी है, और पहाड़ी का नाम है आपके बिठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिठली पहाड़ी। इसी बिठली पहाड़ी पर गढ़ बनाया गया, अर्थात दुर्ग बनाया गया, इसी कारण इसे गढ़ बिठली कहा गया, ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस दुर्ग का निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया गया 1113 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1113
13 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, कि गढ़बिठली पहाड़ी पर अजय राज के द्वारा, ठीक है, अगर बात की जाए अजमेर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। सेकंड खास विशेषता क्या है इस दुर्ग की? देखो, सेकंड अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है इसके कुछ अन्य नाम भी है, ठीक है। अन्य नाम क्या क्या है? तो इसे देखो, गढ़बिठली तो कहते हैं, इसे तारागढ़ कहते हैं, इसे तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी सुना हो, ठीक है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, महाराणा सांगा का बड़ा भाई, ठीक है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई जो है यहां पे रहने के लिए आई। इसी कारण ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, उसकी आकृति तारे के समान है, जिसे तिलस्मी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो अलग है, ये तारागढ़ अलग है। ये तारागढ़ अजमेर में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, जिसकी छत्ती कुंभलगढ़ में स्थित है, उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसे अगर बात की जाए, राजपुतानों की कुंजी कहा गया, राजपुतानों की कुंजी कहा गया। इसे राजपुतानों की कुंजी क्यों कहा गया? देखो, लगभग अगर बात की जाए तो ये हमारा ये राजस्थान, यह पड़ता है, यहां आपके पड़ती है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, और यहां आपके ये दुर्ग पड़ता है। दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़, ठीक है। इस दुर्ग का नाम क्या है? में बना देते हैं। यहां आपके ये दुर्ग पड़ता है, और दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़। अब देखो, अगर बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र में मेवाड़ राजवंश है, इस पूरे क्षेत्र में मारवाड़ है, यहां इस पूरे क्षेत्र में कछवाहा, कछवा, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में चौहान है, ठीक है। अगर किसी भी वंश को, ये बड़े बड़े वंश बताए मैंने, अगर किसी भी वंश को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, मेवाड़ वालों को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो सबसे पहले किसे जीतना पड़ेगा? तारागढ़, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कछवा वालों को आगे बढ़ना है, तो पहला कौन सा ताला खोलना पड़ेगा? तारागढ़ का, मतलब इसे जीतना पड़ेगा। मारवाड़ वालों को इसे जीतना पड़ेगा, चौहान वालों को इसे जीतना पड़ेगा, तभी, हालांकि चौहानों का तो यही राज था, तभी, ठीक है, कोई आगे बढ़ सकता है, तभी, ठीक है, किसी भी साम्राज्य का विस्तार हो पाएगा, अन्यथा विस्तार नहीं हो पाएगा। बात समझने का प्रयास कर रहे हो? तो ये कुंजी एक तरीके से, अगर आगे बढ़ना है तो पहले यही ताला खोलना पड़ेगा कुंजी से, तभी आगे बढ़ पाओगे। इसी कारण इसे राजपुतानों की कुंजी कहा गया। राजपुतानों की कुंजी क्योंकि चारों राजपूत शासक थे, और इसी कारण सर्वाधिक देसी आक्रमण जो हुए हैं ना, सर्वाधिक कौन से आक्रमण? देसी आक्रमण। सर्वाधिक देसी आक्रमण जो हुए हैं, देसी आक्रमण, ठीक है, सर्वाधिक। देखो, विदेशी तो हुए हैं भटनेर पर सर्वाधिक, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक देशी आक्रमण कहाँ हुए हैं, तो आपको बताना है सर्वाधिक देशी आक्रमण जो तारागढ़ पे हुए हैं। इसी कारण से हुए, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार करना तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, और किसको जीतना पड़ेगा? पहला तारागढ़ को जीतना पड़ेगा। आप देख लो, जिस जिसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, तारागढ़ पर उनका अधिकार था, चाहे मालदेव हो चाहे दाना सांगा हो, जिस जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है वहीं पर, ठीक है, तारागढ़ पे उनका अधिकार था। इसलिए याद रखना, यहां पर सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए, इसे राजपुतानों की कुंजी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। किसका अरमान? अरावली का, इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का अरमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली है,
और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, इसलिए अरावली का अनुमान कह दिया गया। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय हालांकि अजमेर को कहा जाता है, लेकिन कई बार ये आ जाता है कि अजमेर के साथ साथ राजस्थान का हृदय और कौन है, तो तारागढ़। अजमेर में ये तारागढ़, तो कई बार ये आ जाता है, तो इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। हृदय का मतलब ये नहीं कि बीच में स्थित है, बीच से थोड़ा साइड में स्थित है। हमारे यहाँ हृदय बीच में क्या नहीं है, थोड़ा साइड में है, लेफ्ट में है, तो थोड़ा साइड में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और एक व्यक्ति हुए विशब हैबर, ठीक है, विशब हैबर के द्वारा इसे ही याद रखना पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया। तो पूर्व का जिब्राल्टर भी इसे ही कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। ये याद रख लेना, पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से विशब हैबर ने किसे कहा है, तो इसे ही कहा है, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा अन्य खास विशेषता क्या है? देखो अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखो विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं ज्यादा कुछ नहीं है। पहली विशेषता, यही दारा सिक्कों का जन्म हुआ, दारा सिक्कों का जन्म हुआ। यही मीरान साहब की दरगाह स्थित है, मीरान साहब की दरगाह, ठीक है। यही अगर बात की जाए मीरान साहब की दरगाह के अलावा, ठीक है, मीरान साहब का घोड़ा था, तो यहीं पे घोड़े की मजार स्थित है। घोड़े की मजार कहते हैं घोड़े को, ठीक है, दाल खिलाओ तो मन्नत पूरी हो जाती है, भगवान जाने तुम्हारी हो जाए तो मेरे को भी बता देना, ठीक है। तो घोड़े की मजार है यहाँ पर, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग के पास में। अच्छा, यहीं पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। यहीं अगर बात की जाए, ठीक है, यहीं पर रूठी रानी के महल स्थित हैं। रूठी रानी, रूठी रानी के महल, कौन थी रूठी रानी? तो रूठी रानी उमादे, ठीक है, उमादे जो कि किसकी पत्नी थी? मालदेव की, मालदेव की, मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, ठीक है। वो यहाँ पे रूठ के आ गई। पीव रखे तो मान तज, मान रखे तो पीव, एकन एकन घुटे न बन सके, ठीक है, वो इसी का ही है कुछ मामला, ठीक है, याद नहीं आ रहा मैं वो पूरा। तो याद रखना रूठी रानी के महल यहीं पर स्थित है, उमादे की, ठीक है, उमादे जो कि मालदेव की पत्नी थी, यहीं स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या स्थित हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो देखो अगर बात की जाए तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, ठीक है, स्मारक मतलब स्मरण, ठीक है, कि मतलब यहाँ पृथ्वीराज चौहान के अगर बात की जाए बड़े बड़े, ठीक है, पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर के अलावा चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और उस चित्र में अगर बात की जाए तो तराइन के युद्ध का वर्णन किया गया। कौन से युद्ध का वर्णन किया गया? तराइन के युद्ध का वर्णन किया गया है, यही स्थित है। यहीं पर अगर बात की जाए, ठीक है, एक गुफा है, वो गुफा का नाम क्या है? सीसा खान, सीसा खान। और ये सीसा खान नामक गुफा क्यों जानी जाती है? ये सीसा खान नामक गुफा इसलिए जानी जाती है क्योंकि चामुंडा माता के मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में पृथ्वीराज चौहान को अगर जाना है, ठीक है, तो इस गुफा से जाता था, ठीक है, इस गुफा से जाता था पूजा अर्चना करने के लिए। यहीं पर स्थित है तारागढ़ दुर्ग के पास में सीसा खान नामक गुफा के टाइप पर पृथ्वीराज चौहान जो है चामुंडा माता की पूजा करने के लिए जाता था यहाँ से। अभी वर्तमान में तो ये महल खत्म हो चुका है। वर्तमान में अगर आप अजमेर में देखने आओगे तारागढ़ दुर्ग तो दिखेगा नहीं। यहाँ क्या है कि कब्रें हैं बस, ठीक है, दुर्ग को तोड़ फूट गया पूरा, ठीक है, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या भी वर्तमान में तो कब्र का निर्माण किया गया। कब्र है मतलब क्योंकि आसपास जो है मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, तो कोई की भी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे गाड़ने चले जाते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ज्यादा तो यहाँ पे कब्र देखने को मिलेगी। अब दुर्ग बचा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, किस दुर्ग की विशेषता है? तारागढ़ दुर्ग की विशेषता है। बाकी के अन्य दुर्ग अन्य कक्षा में पढ़ेंगे। और यहाँ तक अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो इससे थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ा दो, चैनल को शेयर कर दो,
लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। बाकी धन्यवाद।